एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ज्योग्राफी की पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, उसमें आज हमारा डे 3 है। इससे पहले डे 1 और डे 2 में डे 1 में हमने 20 अगस्त वाले क्वेश्चंस किए हैं जो अभी आपके 2023 में क्वेश्चन पेपर आया था, और इससे पहले हमने जनवरी 21 वाले भी क्वेश्चन पेपर्स करे हैं। तो डे 1 डे 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम डे 3 कर रहे हैं। इसमें हम आज दिसंबर 2019 के क्वेश्चंस करेंगे ज्योग्राफी के। इनमें आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो सिर्फ ज्योग्राफी के से रिलेटेड है। पॉलिटी के मैंने अलग से कराए हैं, अगर आपने वो लिंक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से अपने पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। और ये ज्योग्राफी के कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम अपनी हिस्ट्री को स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही आपका ये एनसीईआरटी का बेस तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज निकालेंगे, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि जो जो टॉपिक्स आपके यहाँ पर छूट गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आप भी एक लिस्ट बनाकर रखिए अपने पास, जिससे कि जब आप तैयारी करें तो आप उस पर टिक कर सकें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मेरा इतना पोर्शन कवर हो चुका है। तो वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए इसके स्टार्ट करते हैं और फिर से देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स मतलब बृहस्पति पर्वत कौन से होते हैं? हिमालयाज होते हैं, या अपलेशियन होते हैं, यूराल होते हैं, वॉस्जेस पर्वत होते हैं। तो इसमें जो वॉस्जेस पर्वत होता है वो आपके ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन एंटरिंग विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्पेस टू द मीटियोर्स बर्न अप। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपका 2021 वाली क्वेश्चन पेपर था, उसमें भी आया था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल में किस परत पर आने पर जल जाते हैं? तो वो आपकी है मध्य मंडल, मतलब मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर में जैसे ही वो आते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है नेक्स्ट ईयर भी। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि सीटेट में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर आप सारे पीवाईक्यूज को देख लेते हैं तो टॉपिक्स और क्वेश्चंस दोनों भी रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ। The moon moves around the earth in about 27 days and takes exactly the same time to complete one spin. पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लग लेता है, और इतने ही दिन का समय वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में भी लेता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें क्या होता है, ए और बी दोनों सही हैं और सही व्याख्या हो रही है ए की, क्योंकि जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है, ये भी करेक्ट बात है। और दूसरा कि पृथ्वी से जो हमें चंद्रमा दिखता है वो केवल एक ही भाग उसका दिखाई देता है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द स्टेटमेंट ए बी सी ऑन मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। कार्यांतरित शैल के बारे में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। आग्नेय शैल और अवसादी शैल मैंने आपको बहुत अच्छी से पढ़ाया था कि जैसे कि ये आपका वो हो जाता है, ज्वालामुखी हो जाता है। जैसे ही ये ज्वालामुखी में से ये निकलता है, अंदर भूकंप आता है और उसके बाद ये ज्वालामुखी फट के निकलता है। तो कुछ रॉक्स जो होते हैं जिनको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं वो डायरेक्ट नीचे आते हैं, कुछ जो होते हैं रॉक्स आते हैं फिर वो टूट जाते हैं, फिर वो बिखरते हैं। तो इस तरीके से जो आते हैं इनको अलग अलग रॉक्स को कहते हैं। ये उस चैप्टर से क्वेश्चन आया गया है। अब जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनते हैं, और संगमरमर एक कायांतरित शैल है। ठीक है, ये इसके 3 ऑप्शन है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें तीनों ही करेक्ट हैं। जैसे कि वैन आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो शैल है, ये जब बहुत ज्यादा इसके ऊपर ताप और दाब पड़ता है तो ये द्रवित मैग्मा बन जाता है। ठीक है, मेल्ट हो जाता है। और ये जो एक संगमरमर है ये भी एक शैल है। तो इसमें ए बी और सी तीनों ही करेक्ट हो। एक सेकेंड, ये वाला है, ए बी और सी ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? लोगों के आवागमन से, घरों की पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती है। तो मूवमेंट ऑफ पीपल से ये जुड़ा हुआ है। ट्रांसह्यूमेंस इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ पीपल। ऋतु प्रवास जो जुड़ा हुआ है वो लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the statement A and B on permanent wind and choose the correct option. These winds blow constantly throughout the year in a particular direction. या वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज विंड। ये पवनें विश्व भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। पश्चिम और पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। ये देख लेते हैं हम आगे। तो इसमें जो आ जाएगा ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ये पवनें विश्व भर स्थायी पवनों के संबंध में, जो स्थायी पवनें होती हैं ये पवनें विश्व भर निश्चित दिशा में चलती रहती हैं और पश्चिमी हवा और पूर्वी हवा इनके कुछ उदाहरण हैं। तो ए और बी दोनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपोज इन ब्राजील एंड लेनोज इन वेनेजुएला आर एग्जाम्पल्स। और ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। किस चीज के वो एग्जाम्पल्स हैं? तो वो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के ये एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके बुक से हैं, जो मैंने आपको बुक्स पढ़ाई हैं, चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, ये वहीं से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस को बहुत ही घुमा के पूछा गया है, लेकिन है ये सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट क्लाइमेट एंड चूज द करेक्ट आंसर। क्लाइमेट के बारे में आपको यह आंसर देना है। जलवायु के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो जलवायु होती है वो दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और जो भी किसी भी स्थान की जलवायु होती है सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, फॉल्स, दोनों ही इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द गिवन फीचर्स। दिए गए लक्षणों में आधार पर ऊर्जा के स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होता है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो ये क्या, कौन सी ऊर्जा ये हो जाती है? इट इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू सरफेस। ये कौन सी गैस होती है? ये आपकी नेचुरल गैस होती है, जिसको हम प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। इंडियाज रिसर्च स्टेशन मैत्री इज लोकेटेड इन। जो आपने पढ़ा था ना, रिसर्च स्टेशन जितने भी आपने महाद्वीप पढ़े थे, वहां पर एक इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है, एक मैत्री है और एक और है। उसका नाम आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन सा है। एक तो मैत्री हो गया, दूसरा एक और था जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये कौन से महाद्वीप पर है? ये है अंटार्कटिका पर। कहाँ पर है? अंटार्कटिका पर। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में खनिज के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं और सभी खनिज अधात्विक होते हैं। मतलब ऑल मिनरल्स आर नॉन मेटेलिक, ऐसा नहीं है। तो नॉट ट्रू नहीं पूछा है, तो नहीं में इसका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो खनिज से रिलेटेड ही है और सही बोला है खनिज के बारे में। अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मैच करना है आपको। नर्मदा वैली, ए विज्जी, ए गारो हिल्स, गंगा वैली, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। नर्मदा नदी, वज्जी, गारो पहाड़ियां, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियां से। अब अगर हम नर्मदा घाटी की बात करते हैं तो नर्मदा घाटी क्या मैच होगा? आखेट और संग्रहण से। ठीक है। अगर हम वज्जी की बात करते हैं तो वहां पर क्या है? वो आरंभिक गणतंत्र है। वज्जी मतलब आरंभिक गणतंत्र। गारो जो पहाड़ियां हैं वो रिलेटेड है आरंभिक कृषि से। और जो आपकी गंगा घाटी है आपकी 2500 वर्ष पूर्व के जो शहर है वहां पर। और सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं ये हैं आपकी प्रथम नगर। ये जो आपका क्वेश्चन है ये गलती से ज्योग्राफी में आ गया है, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है।
और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये हिस्ट्री की क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। ये वहां से क्वेश्चन लिया गया है। ये बाय मिस्टेक आपका ज्योग्राफी की क्वेश्चंस में आ गया है, लेकिन ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए हिस्ट्री में मैं बाद में इसको दोबारा से एक बार करा दूंगी। उस चैप्टर में क्या है, मैप दिया हुआ है, मैप में ये सारी चीजें दी हुई हैं और ये पैराग्राफ में ये भी दिया हुआ है कि ये वाली जो घाटी है वो किस चीज से संबंधित है। तो आखेट और संग्रहण उस टाइम पे नर्मदा घाटी के पास हुआ था, और जो गंगा घाटी थी, गंगा घाटी के आसपास 2500 वर्ष पहले कुछ शहर बसे हुए थे। सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं वहां पर प्रथम नगर बसा था जिन्होंने आरंभिक कृषि करी थी। तो ये सारी जो है ये आपको चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगी। हिस्ट्री की क्लास आज ही कल मैंने इवनिंग में आपकी शाम को 5 बजे ली थी, उसमें आप ये देख सकते हैं, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यूज। निम्नलिखित में कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। इसमें क्या है, इसमें नॉट पूछा है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा, यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, यहाँ कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, या इस पहाड़ पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। तो लक्षण नहीं है। इसमें क्या पूछा है आपसे, नॉट पूछा है, तो ये वाला लक्षण इसका नहीं है। रिवर्स महानदी एंड कृष्णा आर सम ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन दिस प्लेट्यू। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अफ्रीका इज करेक्ट। अफ्रीका के बारे में कौन सा एक कथन सही है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों ही पास होती हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब को जो दो बराबर भागों में जो रेखा बांटती है उसे हम विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, और जो आपके नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। नॉर्थ में आपकी आती है वो कर्क रेखा, और यहाँ नीचे साउथ में आती है आपकी मकर रेखा। तो ये हो गई आपकी विषुवत रेखा है, मकर रेखा है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन ऑटम बिकॉज। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। क्यों शरद ऋतु में वर्षा इसलिए होती है क्योंकि जो आपकी जो पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है, पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की तरफ बहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। कहाँ बहती है, वो बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है ये वाला। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, अरब सागर से नहीं, स्थल भागों से। ठीक है। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजिंग मैप इन अ क्लासरूम। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है। मानचित्र सामाजिक राजनीतिक निमित्ती है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो अब इसका जो एक आंसर बन जाता है वो इसका आंसर ए है। कैसे है, क्योंकि जो एक मैप है ना वो सोशो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, सिर्फ उसमें ये सारी चीजें नहीं आएंगी। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निवृत्ति है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। तो ये आपके ज्योग्राफी के ये टोटल 16 क्वेश्चंस थे, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, अगर आपको इनकी इंडिविजुअल पीडीएफ चाहिए, पॉलिटी की कंबाइंड पीडीएफ चाहिए, या आपको ज्योग्राफी की कंबाइंड पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और लास्ट टाइम पे रिवीजन में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट होता है। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी
मैं आपको बता देती हूँ, मॉर्निंग में 11 बजे आपकी PYQ की सीरीज चल रही है और इवनिंग में शाम को 5 बजे आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री चल रही है। तो वो दोनों क्लासेस देखिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।